देखिए, मैंने कहा ना, अभी डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत हो रही, मगर किसी से हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमारी नीति अफर है, अडिग है कि हमारी सीमाओं का ना कोई उल्लंघन कर सकता है, ना हमारे सार्वभौमत्व पर कोई सवालिया निशान लगा सकता है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और डिसअपॉइंटमेंट तो तब होता है जब विफलता मिलती है। विफलता मिलने की कोई संभावना नहीं। देखिए, मेरे समेत, राहुल के समेत, मतलब आपके समेत सभी लोग मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया। और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमारे यहाँ महामारी फैली नहीं है। हमारे यहाँ भी महामारी आई है, ये कुदरती आपदा है, परंतु विश्व के सापेक्ष में उसको देखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली इसको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी भारत में 12.6 लोग कोरोना से प्रभावित है और विश्व की औसत, राहुल जी, 77.6 लोग हैं विश्व की औसत, इससे बहुत कम है। अमेरिका में प्रति लाख आबादी 542 लोग हैं, जर्मनी में प्रति लाख आबादी 217 लोग हैं और ब्राजील में प्रति लाख आबादी 195 लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं कहां 542 और कहां 1206, कहां 195, कहां 12.6, कहां 217, कहां 12.6। ये सारे विकसित देशों की तुलना में भी हम बहुत अच्छे से इसको कंटेन कर पाए हैं। जिस दिन से लॉकडाउन आया, राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें। और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी। उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे। जैसे गुजरात से राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, आंध्र से तेलंगाना जाना है, तेलंगाना से केरल जाना है, कर्नाटक से केरल जाना है। इस प्रकार के नजदीक के राज्यों के अंदर जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जाना चाहते थे, उनको बसों के माध्यम से लगभग 41 लाख लोगों को पहुंचाया गया और सारे के सारे श्रमिक, 41 लाख श्रमिक सरकारी खर्चे से पहुंचे हैं। 1 मई से श्रमिक ट्रेन चालू कर दी गई। लगभग 4,100 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन अब तक चल चुकी है और 55 लाख 55 लाख श्रमिक मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कई लोगों को तकलीफ पड़ी है, उनके लिए हमारी भी संवेदना है, देश के प्रधानमंत्री की भी संवेदना है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी द्रवित हैं।
ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर ये चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। क्यों लोगों को उकसा रहे हो काम का? मगर ये लंबा नहीं चलता है। हमने भी कम्युनिकेशन किया है, हमने भी बातों को रखी है, संसद में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है और धीरे धीरे बात नीचे तक परकोलट हुई है कि इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। दिल्ली रायट्स, दिल्ली में जो रायट्स हुए उसकी जांच की रिपोर्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है और उसमें क्या होगा? क्या एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जिन्होंने दंगों को भड़काया है? जरूर लिया जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। हमने षड्यंत्र का भी एक एफआईआर बनाया है जिसके तहत जांच चल रही है और मैं आपको सुनिश्चित कर देश की जनता को और दिल्ली की जनता को विशेषकर ये कहना चाहता हूं कि अब तक के सभी राइट्स में सबसे ज्यादा कठोर कदम इसी राइट्स के अंदर उठाए जाएंगे और सजाएं भी होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसने क्या किया है, कितना बड़ा आदमी है, वो कुछ नहीं देखा जाएगा। जिसने राइट्स करे हैं, जो राइट्स के लिए जिम्मेदार है, उनको सजा दी जाएगी। देश को देखिए, इसको जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर दी गई कि सीएए से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी की भी नागरिकता ले ले। अमित शाह जी, आपने हमको इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।